विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो हार गई, लेकिन अब बाउंस बैक करने की क्या तैयारी चल रही है आपकी? भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में चुनाव लड़ने से पहले उनका एक सेट मॉडस ऑपरेंडी है। कहाँ है केजरीवाल जी, क्यों गायब है इस वक्त जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है? ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले कुछ महीनों में क्या कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है जो अचानक से अरविंद केजरीवाल आए। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी क्या स्ट्रेटेजाइज कर रही थी। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उसके अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सभी जेल गया और उन पे आरोप भ्रष्टाचार। और आपकी पार्टी का जो स्थापना है वो इसी आधार पर है, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम तो अग्नि परीक्षा पास करके आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला। आप मुझे बता दो, अगर किसी रेड में कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक पैसा कहीं से बरामद हुआ? लोकसभा में उनके साथ हाथ मिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? बीजेपी ने शुरुआत की कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। देश एक बार फिर से चुनावी मोड में जा रहा है। बिहार में जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन इस ऐलान के बीच एक पार्टी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है, जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये वो पार्टी है जिसने ना सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि अब धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांढा। उनसे समझेंगे कि आखिर बिहार चुनाव को लेकर क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति, और उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण में। और कई सवाल होंगे जो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम, तो बिहार विधानसभा चुनाव में आपने अकेले जाने का प्लान किया है, आपने ऐलान किया है, तो आखिर इसके पीछे आपका क्या प्लान है? देखिए, आम आदमी पार्टी जब हमने पार्टी बनाई तो हमने ये सोचा था कि जो रूटीन की राजनीति है देश में उससे कुछ अलग करेंगे। और जब हम शुरू में एजुकेशन की बात करते थे, हेल्थ की बात करते थे, बिजली पानी की बात करते थे, तो लोग कहते थे ये सब तो ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है आपकी? तो हमने धीरे धीरे अब लोगों को समझ आया है कि यही आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी की, कि मूलभूत सुविधाएं जब मिलेंगी लोगों को तभी दूसरी चीज़ों के ऊपर बात कर सकेंगे, तभी देश विकसित देश बन सकेगा। अब आप देखिए कितना गजब इत्तेफाक है। हमने इधर अनाउंसमेंट किया कि हम बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार जी को अचानक से याद आया कि 125 यूनिट बिजली फ्री करनी चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी का, ये भारत की राजनीति में बहुत बड़ा असर है। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच का नतीजा है कि हम जहां चुनाव लड़ने जाते हैं वहां सबको पता है बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के मुद्दे पे लोगों में चर्चा होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी को चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लेना पड़ा कि 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त कर देंगे। तो ये आम आदमी पार्टी, तो देखिए चुनाव में पार्टिसिपेट करने से पहले ही बिहार के लोगों को फायदा हो गया। अच्छा, बिहार में हम देख रहे हैं कि दो मुख्य पार्टियां हैं, लेकिन हम अगर उसको डेंट देते हुए देख पा रहे हैं तो AIMIM है, उसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी है। तो क्या आम आदमी पार्टी भी सिर्फ डेंट देने के लिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया बिहार में, या फिर सच में वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में प्लान कभी पार्टियां नहीं करती हैं। पार्टी तो अपने मुद्दे लेके जा सकती है, पार्टी चुनाव लड़ सकती है। हम अपनी विचारधारा लेके जा रहे हैं। हम बिहार के लोगों के बीच में एक मूल प्रश्न लेके जा रहे हैं कि पहले आप जंगल राज 20 साल चलता रहा, फिर उसके बाद ये नीतीश जी ये कह के आए थे कि जंगल राज खत्म करेंगे। आज ऐसा जंगल राज बिहार के अंदर चल रहा है कि वहाँ के पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि हत्या का सीजन चल रहा है बिहार में। मतलब हमने धान का सीजन सुना था, हमने गेहूं का सीजन सुना था, हमने सेल का सीजन भी सुना था, पर हत्या का सीजन हमने नहीं सुना था। तो क्या ये जंगल राज से बेहतर है? हम तो सिर्फ लोगों के बीच में ये लेके जा रहे हैं कि कब तक इन मुद्दों पे बात करते रहोगे, कब तक जाति संप्रदाय पे हम लड़ते रहेंगे, कब हम स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की बात करेंगे? हम अपनी बात लेके जा रहे हैं। बिहार के लोगों को जो पसंद आएगा उसको वो चुनेंगे। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है। अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है सरकार बना दें, नहीं चाहेंगे तो हो सकता है 2 सीट दे दें, चाहेंगे तो 50 सीट दे दें। ये जनता को तय करना है, बिहार की जनता को। हम उनके बीच में अपनी विचारधारा लेके जा रहे हैं कि अगर आप इन दोनों से त्रस्त हैं तो आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है। ऑप्शन देना हमारा काम है, चुनना लोगों का काम है। हम बिहार के बारे में तो बात करेंगे ही आगे, लेकिन सबसे पहले उस राज्य की बात करते हैं, वहाँ की बात करते हैं जहाँ से आम आदमी पार्टी
का सूर्योदय हुआ था, जहां से आम आदमी पार्टी को लोगों ने जानना शुरू किया था, वो है दिल्ली, हमारे देश का कैपिटल। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे, दिल्ली में हाल के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो हार गई, लेकिन अब बाउंस बैक करने की क्या तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में चुनाव लड़ने से पहले उनका एक सेट मॉडस ऑपरेंडी है कि आप वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कीजिए, चुनाव आयोग उसमें पूरी तरह से साथ में शामिल होता है, आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको ही डिस्टर्ब कर दीजिए। जैसे कि वोटर लिस्ट के आधार पे चुनाव होता है, अगर आप वोटर लिस्ट में ही मैनिपुलेशन कर देंगे तो बैलेंस चुनाव कैसे होगा? जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण आपको देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख कुल वोट थे, उसमें से 50,000 वोट काट दिया आपने, मतलब 1/3 कॉन्स्टिट्यूंसी ही गायब कर दी आपने। तो फिर कैसे, मतलब बैलेंस चुनाव कैसे हो सकता है? तो ये सारे हथकंडे दिल्ली चुनाव में अपनाए गए और बीजेपी के और हमारे बीच में 0.8% का वोट डिफरेंस है। इतना कुछ होने के बाद भी सारी केंद्र सरकार की 22 सीटों से एग्जैक्टली तो हम पिछले 20 साल का आप इतिहास उठा के देखें तो शायद सबसे स्ट्रांग विपक्ष अभी भी हैं हम। वोट शेयर के मामले में भी हम 0.8% के डिफरेंस से भारतीय जनता पार्टी से पीछे हैं। ये सारे हथकंडे बीजेपी ने अपनाए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? मैं तो ये कहता हूं कि चुनाव के बाद 3-4 महीने के अंदर ही जिस तरह से क्रेडिबिलिटी लॉस बीजेपी को हुआ है दिल्ली के अंदर, लोग रियलाइज करने लग गए 3 महीने के अंदर ही कि नहीं केजरीवाल इससे बेहतर था, नहीं केजरीवाल वापस चाहिए। तो क्या लगता है जिस तरह से बुलडोजर चला रही है बीजेपी दिल्ली के लोगों के घरों के ऊपर, जैसे पावर कट लगने शुरू हो गए हैं, ये तो जनरल सेंस है। आप कभी किसी से भी बात कीजिए, सबने इन्वर्टर अपने फेंक दिए थे, बंद कर दिए थे, कोई इन्वर्टर नहीं था दिल्ली में। आज इन्वर्टर लोग लेने लगे हैं दोबारा से, क्योंकि पावर कट लगने शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जिनका रियलाइजेशन शायद 10 साल हमारी सरकार रहते हुए लोगों को वो लगने लगा था कि ये तो नॉर्मल बात है। आज उनको यह एहसास हो रहा है कि ये नॉर्मल बात नहीं है। आम आदमी पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए पावर कट नहीं लगते थे, इसलिए प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाते थे, इसलिए झुग्गियां नहीं टूटती थी। आज वो सारी चीजें हो रही हैं, तो लोगों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप बाउंस बैक कर पाएंगे दिल्ली में? नेचुरल बाउंस बैक है दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सिर्फ लोगों के मुद्दों को उठाते रहना है, लोगों के मुद्दों पे बात करनी है। एक नेचुरल बाउंस बैक है। लोग वापस हमारी तरफ इसलिए नहीं आ रहे कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, लोग वापस हमारे पास इसलिए आ रहे हैं। आज चुनाव करा लीजिए आप, दिल्ली में पूरी सत्ता पलट जाएगी, आज की आज चुनाव हो तो लोग इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी को उन्होंने लेकिन ये कॉन्फिडेंस, वजह क्या है इस कॉन्फिडेंस की? अभी इलेक्शन करवाइए और अभी हम जीत जाएंगे। यही वजह है, क्योंकि जिन चीजों को दिल्ली के लोगों ने ये माना था कि ये दिल्ली का बेसिक है, वो सारी चीजें बीजेपी गवर्नमेंट आते ही पलट गई हैं। बीजेपी क्या कह के आई थी? मोदी जी ने कहा था पहली कैबिनेट में 2500 रुपए दे देंगे महिलाओं को। विश्वास किया था लोगों ने। आप बताइए कितनी कैबिनेट हो चुकी हैं? 2500 रुपए का कहीं जिक्र है? कोई योजना शुरू हुई है? दिल्ली में महिलाएं फ्री में बस में ट्रेवल करती थी, इन्होंने आते ही 100 कंडीशन लगा दी, बाहर की नहीं होंगी, वोटर कार्ड होना चाहिए, उनका कार्ड अलग से बनेगा, 100 कंडीशन उस पर लगा दी। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में कोई कच्चे मकान में रहने वाला व्यक्ति भी ये मानता था कि मेरा घर नहीं टूटेगा, अरविंद केजरीवाल मौजूद है। आज उनके घर रोज नोटिस लग रहे हैं, रोज उनके घर टूट रहे हैं। मिडिल क्लास ये मानता था, जो कि पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोटर है, वो भी ये निश्चिंत हो चुका था कि प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकते, केजरीवाल बैठा है। लेकिन आज उनकी फीस बढ़ रही है, वो सड़क पे प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। जब इतना विश्वास था तो फिर केजरीवाल को मौका क्यों नहीं दिया लोगों ने? क्यों बीजेपी आई फिर सत्ता में? मैं वही कह रहा हूं कि आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। शायद लोगों को 10 साल में ये लगने लगा था कि ये 24 घंटे बिजली, ये प्राइवेट स्कूल का फीस नहीं बढ़ाना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं और ये ऐसी ही रहेंगी जब सरकार किसी और की भी आ जाएगी। तो उनको ये लगा था कि मोदी जी कह रहे हैं 2500 रुपए देंगे तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो उनको ये लगा था कि शायद अरविंद केजरीवाल जी की और केंद्र सरकार का जो झगड़ा होता है, उनको लगा शायद झगड़ा खत्म होने से काम बढ़ जाएंगे। वो सरकार आने के बाद लोगों को एहसास हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल लड़ते थे तो दिल्ली के लोगों के लिए ही लड़ते थे। अरविंद केजरीवाल लड़ते थे इसीलिए दिल्ली के काम होते थे। आज वो लड़ने वाला ही नहीं बचा है। आज दिल्ली के लोगों की बात कहने वाला, उनका नेतृत्व करने वाला ही नहीं बचा है। जो केंद्र सरकार कह देगी वो दिल्ली में इंप्लीमेंट होगा, जो कह देंगे नहीं करना है वो नहीं होगा। तो दिल्ली की अपनी पहचान क्या रही? दिल्ली अपने मुद्दों के लिए किससे लड़े, दिल्ली अपने मुद्दों के लिए किससे बात करे, वो सारा एक जो गैप बना है पूरी तरह से, उससे हमें नेचुरल बाउंस बैक मिल रहा है। आप देखिए जंतर मंतर पे ये पूरा हमने झुग्गी झोपड़ी का सम्मेलन जो किया था,
वो उसमें कितना ज़बरदस्त हज़ारों की तादाद में हमने कोई किसी को बस किसी को कोई वाहन थोड़ी मुहैया कराए थे, हमने कॉल दी थी कि आइए आपके मुद्दे पे बात करते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी को सुनने हज़ार लोग वहाँ पे पहुँच गए। ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन है कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को जो उन्होंने जिता के दोबारा नहीं भेजा, वो एक बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो रियलाइजेशन हमको सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि वो मैसेज पूरे देश में फैल रहा है कि गलती हो गई, आम आदमी पार्टी को लाना चाहिए था। उसी का नतीजा है कि गुजरात में आप देखिए 17,500 वोट से हमारे वहाँ पे विधायक जीते। पहले 5,000 मार्जिन था, 3 गुना बढ़ गया। उसी का नतीजा लुधियाना में 10,000 वोट से हमारे एमएलए वहाँ पे जीते। ये मैसेज पूरे इंडिया में बाउंस हुआ है, क्योंकि दिल्ली में हर स्टेट का व्यक्ति रहता है। उन्होंने जाके अपने अपने आप बताया है कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमने ये मिस कर दिया है। वो मैसेज पूरे देश में फैल रहा है, तो विचारधारा इससे फैल रही है। तो आपकी बातों से एक सवाल मेरे पास, कहाँ है केजरीवाल जी, क्यों गायब है इस वक्त जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं? उस वक्त केजरीवाल तो नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ है आखिर, किस तैयारी में है वो? मुझे लगता है कि किसी लीडर का कैमरे पे नजर आना भर उनकी काबिलियत नहीं बताता। किसी लीडर का वो पार्टी के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो उनके रिजल्ट्स में नजर आना चाहिए। और जैसे दिल्ली चुनाव के बाद हमको ये कहा गया था कि नहीं बस ये तो खत्म हो गई पार्टी, पता नहीं कितनी बार कहा गया है आम आदमी पार्टी के बारे में ये, लेकिन दिल्ली चुनाव के बाद भी ये माना गया था कि अब ये पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद जो उपचुनाव में हमने पूरे देश में 5 सीट पे उपचुनाव हुआ, उसमें से 2 हम जीते, एक कांग्रेस एक बीजेपी, जो नेशनल इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां। तो एक तरीके से देश भर में हुए उपचुनाव में हमने सबसे ज्यादा सीट हासिल की और बड़े मार्जिन से हासिल की। ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले कुछ महीनों में क्या कर रहे थे। ये आपके सवाल का जवाब है। वो संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो पार्टी के विस्तार के ऊपर काम कर रहे हैं, वो पूरा सारा सिस्टम को स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। अरविंद जी आम आदमी पार्टी का ब्रेन है, अरविंद जी आम आदमी पार्टी के मार्गदर्शक हैं, और उनकी नेतृत्व में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार पिछले कुछ महीनों में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसके नतीजे आपको जब आने वाले टाइम में आप देखिए, हम पूरे बिहार में सभी सीटों के ऊपर अगर चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज अगर हर घर संपर्क अभियान चल रहा है और एक एक बूथ के ऊपर तैयारी चल रही है, ये उसी विजन का नतीजा है जो अरविंद केजरीवाल जी प्लान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। ये सारा उसी का हिस्सा है। जिस दिन नजर आना होगा उस दिन 2 उपचुनाव जीत के बिल्कुल नजर आए थे अरविंद केजरीवाल जी, और जब आपको अनप्रेसिडेंटेड नतीजे और नजर आएंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल जी आपके सामने। कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है जो अचानक से अरविंद केजरीवाल आएंगे और बताएंगे लोगों से कि ये है हमारा बाउंस बैक, तो कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहते हैं? नहीं, देखिए ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल जी एक विजनरी लीडर हैं, और ये तो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने 10 साल में देश की राजनीति को बिल्कुल उसके अंदर भूचाल ला दिया, उस पूरी तरह से पलट दिया। जिन मुद्दों के ऊपर कभी बात नहीं होती थी वो अब चुनावी मुद्दे बन गए हैं। तो आप क्रेडिट उनको देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी जो सोचते हैं वो समय से आगे की बात सोचते हैं, और आम आदमी पार्टी ने 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितनी बार बाउंस बैक किया है और बहुत स्ट्रांगली किया है। मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि अब भी जब आम आदमी पार्टी बाउंस बैक करेगी तो पूरे नेशनल फलक पे आम आदमी पार्टी का नाम होगा, आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी क्या स्ट्रेटेजाइज कर रही थी, अरविंद केजरीवाल जी यानी कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा है जी, पार्टी के अंदर कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। चलिए ठीक है, आपसे अगला सवाल जो है वो है, पंजाब में आपकी सरकार को लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी बीच थोड़े समय पहले की बात करूं तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच खटपट चल रही है, ऐसे भी अफवाहें आ रही थी, या ये सच था ये तो आप बता सकते हैं। तो क्या अभी क्या तैयारी चल रही है पंजाब के लिए? क्यों आती हैं ये खबरें, जरा इस पे ध्यान दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के बीच में खटपट चल रही है। कहीं ना कहीं आप दिल्ली में अभी आपकी पार्टी जो है वो हार गई, कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर वही मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी खबरें क्यों आती हैं। अगर हमको मुद्दों पे डिफीट किया जा सकता तो दूसरी पार्टी ये कहती कि अरे देखो इन्होंने ये काम नहीं किया, अरे देखो इन्होंने ये काम नहीं किया। जब हमको मुद्दों पे डिफीट कर ही नहीं सकते, जब हमें मुद्दों पे चैलेंज नहीं कर सकते, हमारे काम पे सवाल नहीं उठा सकते, तो क्या कर सकते हैं? देखो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कह दिया, देखो वो वहाँ अब फिर बोले कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं, अब वो भी मना कर दिया है, फिर कह रहे हैं कि मान साहब और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में कुछ चल रहा है। जितनी मर्जी कहानी बना लें, हम काम की राजनीति करते हैं, हम अपने गवर्नेंस के दम पे
पंजाब के अंदर दोबारा सरकार लेके आएंगे। हमने गवर्नेंस के दम पे ही दिल्ली मॉडल को खड़ा किया था, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना होती है। पंजाब में अभी मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी हमने वहाँ एक योजना लॉन्च की है पंजाब में, भगवंत मान जी के नेतृत्व में। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस पंजाब की हर फैमिली को, ये पहला है पूरे देश में, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में। आप मुझे ऐसा दूसरा उदाहरण बता दीजिए कि पंजाब के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस सरकार करा के दे रही है अपने उस पे। तो ऐसी कोई योजना, ये इतने स्टेट में बीजेपी की सरकार है, 20-21 स्टेट में सरकार है, बताइए कहीं एक जगह अगर उन्होंने किया। अच्छा, ये योजना जो है वो बस डॉक्यूमेंटल है या आएगी जमीन हकीकत में? सारी चीजें, आम आदमी पार्टी की एक योजना आप बता दीजिए जो हमने, जिसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया और जो जमीन पे नहीं उतरी हो। हमने जब कहा था कि बिजली फ्री करेंगे तो लोग क्या कहते थे कि अरे नहीं कुछ भी कह देते हैं, चुनावी वादा है। हमने करके दिखाया, दिल्ली में ही नहीं सिर्फ पंजाब में भी करके दिखाया। हमने जब कहा था पानी फ्री कर देंगे, हमने करके दिखाया। हमने जब कहा सरकारी स्कूल अच्छे कर देंगे, लोग हंसते थे हम पे, बोले अरे ये क्या बात कर रहे हो, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल है। दिल्ली में हमने करके दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उनकी पत्नी स्कूल देखने के लिए आई थी, और कोई स्कूल क्यों नहीं देखा किसी और स्टेट के अंदर? तो ये हम जो कहते हैं उसको ग्राउंड पे हम लागू करते हैं। बजट में 900 करोड़ का प्रावधान किया है पंजाब में इस योजना के लिए, और उसको हम लागू कर रहे हैं पंजाब के अंदर। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं, अभी हम लैंड पूलिंग स्कीम पंजाब के अंदर अनाउंस की है। देश की पहली ऐसी स्कीम है जिसमें किसान की ज़मीन एक्वायर नहीं होगी। अभी तक क्या होता था, किसान की ज़मीन को एक्वायर कर लीजिए, किसान की ज़मीन को, और वहाँ पे आप अपना कोई भी योजना सरकार लेके आती थी। हमने पहली बार ये कहा हम किसान को हिस्सेदार बनाएंगे इसके अंदर। हमने कहा 1 एकड़ भी ज़मीन एक्वायर नहीं होगी, फार्मर चाहे कंट्रीब्यूट करे, उसको उसके बदले में हिस्सेदारी देंगे जो डेवलप्ड ज़मीन है उसके अंदर। और वो देखिए कितना ज़बरदस्त रुझान है, वहाँ फार्मर्स अपने आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम भी हिस्सेदार बनना चाहते हैं। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो लोगों के प्रति सोच है, ये आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाती है। लोगों के लिए जब काम होता है तो लोग हमें लोग किसी जाति के आधार पे वोट नहीं करते, हमें लोग किसी धर्म के आधार पे वोट नहीं करते। आम आदमी पार्टी को सिर्फ काम के आधार पे वोट मिलता है। बिहार में आपका संगठन अभी कितना मजबूत है? वहाँ विधानसभा चुनाव के लिए जो आपने बोला है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और आप आम आदमी पार्टी भी क्योंकि महागठबंधन से जुड़ी हुई है, और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है 19 तारीख को। उस मीटिंग में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हिस्सा ले रही है? और जब कहती है आपकी पार्टी कि हम भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं, तो फिर जब राज्य पर जैसे विधानसभा चुनाव होता है तो उसका हिस्सा क्यों नहीं? तो हमने तो कभी नहीं कहा कि हम उस गठबंधन का हिस्सा हैं। हमने लोकसभा चुनाव उस गठबंधन के अंदर लड़ा, वो किस लिए लड़ा उसके लिए हमने बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया है। मैं फिर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जब देश की और संविधान की बात आती है तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता। संविधान होगा तभी तो चुनाव होंगे, चुनाव होंगे तभी तो पार्टी एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए हमने उस वक्त ये प्रश्न था कि संविधान तो नहीं बदलेगी बीजेपी, 400 सीट मांग रहे थे संविधान बदलने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए हमने कहा था संविधान नहीं बदलने देंगे। और जब हम उस गठबंधन का हिस्सा हुए तो उस 400 को 240 पे भी ला दिया, पूर्ण बहुमत नहीं आया था। तो वो एक सक्सेसफुल एफर्ट था। लेकिन किसी भी स्टेट में हमने कभी गठबंधन किया हो तो आप हमें बताइए। हम हर स्टेट में अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं। उस मीटिंग में आप क्यों नहीं जा रहे हो? जबकि क्यों, मैं उसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि इस गठबंधन को, जो ओपोजिशन का गठबंधन है, इसको बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल वही है। कांग्रेस पार्टी की अंदर खाने सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनकी लीडरशिप पूरी, बड़ी बात कह रहे हो। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आपको मैं 10 उदाहरण दे सकता हूँ। उनकी पूरी लीडरशिप बीजेपी की गोद में बैठी है। वो आप बता दीजिए, हरियाणा में क्या बीजेपी चुनाव जीत सकती थी? कोई एक आकलन कह रहा था, सब कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, फिर कैसे हार गई कांग्रेस? इस पर केजरीवाल जी ने कहा भी था क्या ये बीजेपी और कांग्रेस जो है वो पति पत्नी की तरह है? कहीं आप उसी के रेफरेंस में तो नहीं कह रहे? एग्जैक्टली। और मैं कह रहा हूँ पति पत्नी भी नहीं है, ये प्रेमी प्रेमिका ही है जो छुप छुप के मिलते हैं, सामने तो कहते भी नहीं ना। फिर मैं देखिए कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। महाराष्ट्र में आप सबका आकलन था कि गठबंधन जीतेगा, कैसे हार गया? जहां पे दिल्ली के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की कि नहीं कि हमारी टॉप लीडरशिप के खिलाफ बीजेपी के 44 करोड़ रुपए कैश में आया कांग्रेस के पास। कोई सीट नहीं आनी थी उसकी, एक कैंडिडेट की जमानत नहीं बचनी थी। ऐसी पार्टी को 44 करोड़ किसने दे दिया? हमें 2000 रुपए मिले, बीजेपी को कैश में कुछ नहीं मिला, कांग्रेस को 44 करोड़ रुपया मिला। आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसने दिया होगा। कोई एजेंसी क्यों नहीं गई उनके पास? तो ये सारे सवाल जो हैं, अभी नागपुर में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके वहां पे नगर पालिका के अंदर सरकार बनाई है। चंडीगढ़ के अंदर मेयर बीजेपी का,
डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी का, मिलके सरकार बनाई है। तो ये अब धीरे धीरे पूरे देश में स्पष्ट हो रहा है। ये तो गठबंधन किए हुए अंदर खाने गुपचुप तरीके से। जब कोई महत्वपूर्ण सवाल उठाना होता है, ऑपरेशन सिंदूर के समय में देखिए, जब इतना महत्वपूर्ण सवाल चल रहा था कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो मोदी जी ने किस प्रेशर में सरेंडर कर दिया, ये सवाल देश पूछ रहा था। और राहुल गांधी क्या पूछ रहे थे हमारे कितने प्लेन गिरे। तो इसका मतलब वो लूज बॉल देते हैं हमेशा बीजेपी को खेलने के लिए, ताकि बीजेपी उस पर सिक्स मार सके। हमेशा ये दिखता रहे कि बीजेपी कांग्रेस के कंपैरिजन में स्ट्रांग पार्टी है। वो हमेशा ऐसा माहौल बना के रखना चाहते हैं। असलियत में अंदर खाने ये दोनों मिले, और इसके बदले में क्या मिलता है इनको, आप बताइए। ओपन एंड शट केस जितने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ चल रहे हैं, वो हेराल्ड से लेके और दूसरे जितने केस हैं, सब ओपन एंड शट केस हैं। सारे सबूत मौजूद हैं। कभी अंदर गए, कभी गिरफ्तार हुए। हमारे किसी नेता के खिलाफ तो आज तक एक पैसा नहीं मिला, किसी रेड में नहीं मिला, कोई कागज नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। 1.5 साल अंदर रह के आ गए हमारे नेता। तो ये अपने आप में बताता है भाई कांग्रेस का काम है बीजेपी को जिताओ, बीजेपी का काम है राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को बाहर रखो, उनको जेल मत जाने दो। सेटिंग है इन दोनों की आपस में। अच्छा, इन दोनों की सेटिंग है, बड़ी बात कह रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे है। आपने हाल ही में सौरभ भारद्वाज जी को दिल्ली इकाई का अध्यक्ष और मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया। इस बदलाव का उद्देश्य जान सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दोनों ही लीडर्स जो हैं आम आदमी पार्टी की नेशनल लीडरशिप का हिस्सा हैं, बहुत मजबूत हमारी लीडरशिप का हिस्सा हैं, और दोनों के अंदर संगठन को बनाने की ज़बरदस्त क्षमता है। आम आदमी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो मुझसे कि अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यही कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, कि जो सक्षम लोग जहाँ जहाँ उनको लगाने चाहिए, उनको जिस तरीके से मॉनिटर करना चाहिए, उनको उनके साथ जिस तरीके से स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, वो कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को प्रभारी बनाया गया, तो पंजाब में आज देखिए संगठन किस तेज़ी से बढ़ रहा है वहाँ पे। सौरभ भारद्वाज जी को अगर दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया, तो हर मुद्दे के ऊपर मजबूती से पार्टी की बात रखने से लेके संगठन विस्तार तक किस तरह से काम हो रहा है वो देखिए। यही वो राइट डिसीजंस हैं। पॉलिटिक्स में डिसीजन बहुत मैटर करता है, तो ये वो राइट डिसीजंस हैं जिनसे पार्टी का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों को लेके हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। पंजाब में किसानों के विरोध और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आपकी क्या नीति है? क्या कोई नई योजना बन रही है? देखिए, पंजाब के अंदर इस वक्त जो ड्रग्स के मामले में काम हो रहा है वो अनपैरेलल्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है। आप गूगल कीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में ड्रग्स के खिलाफ इस लेवल का अभियान कभी किसी सरकार ने नहीं चलाया। किसी प्रदेश छोड़ दीजिए, किसी देश की सरकार ने भी नहीं चलाया। 20,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां वहाँ पे हो चुकी हैं। वहाँ पे करीब करीब 10,000 के आसपास FIR दर्ज हुई है। जो ड्रग्स का ग्राउंड नेटवर्क था पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया गया है। अगर कोई बड़े लोग भी उसमें शामिल थे, हमारी पुलिस हिचकती नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। ये सारी चीज़ें पहले भी कर सकते थे। पहले क्या पुलिस नहीं थी पंजाब में? पहले क्या गवर्नमेंट नहीं थी पंजाब में? कोई और भी कर सकता था। लेकिन पूरे पंजाब को नशे में झोंक दिया पहले की सरकारों ने, क्योंकि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हज़ारों हज़ार किलोग्राम ड्रग्स बरामद की है। वो पूरा नेटवर्क नेस्तो नाबूद कर दिया है। ड्रोन से भेजते थे। हमने मैं कंपेयर कल देख रहा था, मैं डाटा देख रहा था, तो 2020 के कंपैरिजन में अगर 2025 में देखें, हमने 10 गुना ज़्यादा ड्रोन्स गिराए हैं पाकिस्तान से जो ड्रग्स आती थी। 10 गुना ज़्यादा ड्रोन्स को गिराया, उनको बरामद किया उन ड्रग्स को। तो और आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखो तो पूरे देश में 2nd नंबर पे आता है पंजाब। तो ये सारी उपलब्धि हैं, ये सरकार की नीयत दिखाती हैं। पंजाब के युवा को ड्रग्स से बाहर निकालना है, उसके लिए चाहे जो मर्जी दांव पे लगाना पड़े, आम आदमी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से मजबूत इरादा रखती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी स्थापना की। क्या पार्टी अब भी उसी तरह की पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रख पा रही है? 100%। क्योंकि मैं अपना सवाल कंप्लीट कर दूं, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उसके अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सभी जेल गया और उन पे आरोप भ्रष्टाचार, और आपकी पार्टी का जो स्थापना है वो इसी आधार पर है, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देखिए, हम 100% आज भी ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए है। पंजाब में आपने अभी रिसेंट एग्जाम्पल भी देखा होगा, हमारे अपने विधायक के खिलाफ कोई मामला था, इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। हम इसमें ये नहीं देखते कि कौन हमारा है और कौन दूसरी पार्टी का है। अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो हमको बर्दाश्त नहीं है। दूसरी चीज़, हम तो अग्नि परीक्षा पास करके आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला। आप मुझे बता दो, अगर किसी रेड में कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक पैसा कहीं से बरामद हुआ हो,
हमने तो आज तक, मैंने खुद पत्रकारिता की है इतने साल, मैं तो आपको ढेरों एग्जाम्पल बता सकता हूँ। एक क्लर्क के घर भी अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके यहाँ छापा पड़ता है ना, टंकी में से पैसे निकलते हैं, सोफा में से पैसे निकलते हैं, गड्डियाँ बरामद होती हैं, इतने ढेर लगा के दिखाती है एजेंसी, देखो देखो हमें ये बरामद हुआ। आपको कोई तस्वीर याद आती है कि अरविंद जी के रिगार्डिंग कोई एक चीज़ बरामद हुई हो कहीं से? चलिए मनीष सिसोदिया जी को ले लीजिए, उनके गांव में गए, उनकी ज़मीनें तलाशी, उनके घर पे छापा मारा, उनके लॉकर खुलवाए, क्या मिला? एक बच्चे का चांदी का झुंझुना मिला। मतलब इससे बड़ी ईमानदारी क्या हो सकती है? 10 साल आपने दिल्ली के अंदर राज किया आम आदमी पार्टी ने, ये सब हमारी टॉप लीडरशिप है। कोई 1 साल भी राज करता है तो उसके यहाँ छापा मार के दिखा दो। आप कांग्रेस और बीजेपी के जो ग्राउंड वर्कर हैं, मैं कहता हूँ उसके जिलाध्यक्ष के यहाँ छापा मार लीजिए, किसी के यहाँ भी, देखिए क्या निकलता है। और हमारी टॉप लीडरशिप सारी की सारी आपने जेल के अंदर रखी, आपने सारी रेड्स कर ली, ईडी, सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी है देश में? इन्होंने पूरी ताकत लगा ली, निकला क्या? तो इसका मतलब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस थे सारे के सारे, और पीएमएलए के केस थे। पीएमएलए के केस में जमानत का मतलब क्या होता है? रेगुलर बेल पे हैं सब। जमानत का मतलब क्या है पीएमएलए के केस में? कि जब कोर्ट इस बात को लेके कन्विंस हो जाए कि कोई एविडेंस नहीं है, तब पीएमएलए में जमानत मिलती है, वरना जमानत ही नहीं मिलती। तो जब जमानत पे सारे बाहर आ गए, इसका मतलब वो केस ही फ्रिवलस केस है। क्यों किया गया, इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। क्यों इस लीडरशिप को अंदर किया गया? क्योंकि इनको ये लगता था कि दिल्ली के स्कूलों में जो बदलाव हुआ उसकी चर्चा पूरे देश के लोग ये कहेंगे, अच्छा वहाँ के हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं ठीक हो सकते? दिल्ली में जो 24 घंटे बिजली मिलने लगी, पूरे देश के लोग ये सवाल पूछने वाले थे कि वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि इनको यहाँ से किसी तरह से हटाओ, इनको यहाँ से किसी तरह से नेस्तो नाबूद करो, ताकि आम आदमी पार्टी का जो सवाल है मूलभूत सुविधाओं का, वो उठना बंद हो जाए। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है, 6% एजुकेशन बजट जो है वो रिकमेंडेशन है कमेटी के कि वो होना चाहिए, तभी कुछ सुधार होगा। एक राज्य बीजेपी शासित दिखा दीजिए जो 6% देता हो, एक भी नहीं है, सिंगल। और हमारे यहाँ 25% हमने बजट का हिस्सा दिया है एजुकेशन को। तो हमारी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, और वो प्रायोरिटीज़ बीजेपी की प्रायोरिटीज से मेल नहीं खाती। इसलिए इनको ये है कि ये मुद्दों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, इनको ख़त्म करो किसी तरह से। एक और सवाल आपसे कि केंद्र सरकार के साथ दिल्ली और पंजाब में टकराव की स्थिति पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? इसे कैसे सुलझाया जा सकता है? देखिए, ये पॉलिटिकल टकराव है, ये तब तक नहीं सुलझ सकता कि बीजेपी भ्रष्टाचार करना छोड़ दे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, सुलझ जाएगा। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करती है, और अब आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। चलिए हम मौके पे ही टेस्ट कर लेते हैं। मैं बीजेपी के आपको 50 नेता अभी गिनवा सकता हूं जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे बीजेपी ने लगाए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, और ईडी और सीबीआई में उन पे केस चल रहे हैं और केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप हमारे यहाँ पे बताइए, हमारी लीडरशिप में से किसके यहाँ पे 1 रुपया बरामद हुआ आज तक? आप हमारे यहाँ बताइए किसका केस विड्रॉ कर लिया ईडी या सीबीआई ने? नए नए केस दर्ज कर रहे हैं रोजाना, और बिना सबूत के, बिना बात के। बीजेपी ऑफिस में बैठ के एक स्क्रिप्ट लिखो, ईडी ऑफिस में दे दो, वो साइन करके उसको एफआईआर बना देते हैं। लेकिन आज तक ये इसी चीज़ का परिचायक है कि बीजेपी ने पूरे देश में चुन चुन के, मैं तो ये कहता हूँ कि एक ही तरीका है भ्रष्टाचार खत्म करने का देश में, सारे भ्रष्टाचारी चुन के सारी पार्टियों से बीजेपी अपने पास ले गई। आप इस पार्टी को खत्म कर दो, बीजेपी को हरा दो, सारा भ्रष्टाचार एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम समझौता नहीं कर सकते। हम समझौता किस बात पे करें? अगर हमें समझौता करना होता तो अरविंद जी को जेल जाना पड़ता, अगर हमें समझौता करना होता तो मनीष सिसोदिया जी को जेल जाना पड़ता। हम समझौते नहीं कर सकते, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे हम समझौता नहीं कर सकते। और बीजेपी कहती है समझौता कर लो। यूपी में 5000 स्कूल बंद कर रही है बीजेपी। अगर हम समझौता कर लें, हम चुप बैठ जाएं, हम उस पर ना बोलें, हम तो अच्छे ही अच्छे हैं, बीजेपी कोई केस नहीं करेगी हमारे खिलाफ। लेकिन संजय सिंह चूंकि वहाँ एक एक स्कूल में जा रहे हैं और कह रहे हैं सरकारी स्कूल क्यों बंद करोगे, गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, तो आंख में तो खटकेंगे ही, तो वो केस तो उन पे दर्ज होंगे ही। हम ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये वैचारिक लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये मुद्दों की लड़ाई है, और ये जनता के लिए लड़ाई है। इसके लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा करेंगे, ये लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। और ये टकराव कैसे खत्म होगी? ये टकराव मैंने कहा तो ये तभी खत्म होगा, या तो लोग ये तय कर लें कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बेहतर है या आम आदमी पार्टी की विचारधारा बेहतर है, और या फिर बीजेपी भ्रष्टाचार करना छोड़ दे, बीजेपी ये मान ले कि गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का हक है, तो ये टकराव खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी बार ये कहा है कि भाई हमें नहीं आना था राजनीति में, हम आज भी नहीं करना चाहते, हम मजबूरी में हैं यहाँ, हम सिर्फ इस मुद्दे को लेके आए, आप सारे स्कूल अच्छे कर दो देश के, जैसे हमने दिल्ली के किए।
मोदी जी आज डिक्लेयर कर दें कि मैं देश का जो शिक्षा बजट है वो 15% करता हूं और पूरे देश के स्कूल 5 साल में ठीक कर दूंगा, और वो स्कूल ठीक कर दें, हमारा क्या रेलेवेंस रह जाएगा? आम आदमी पार्टी का रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा। तो आप उन मुद्दों के ऊपर काम कर दीजिए ना, हम तो उन पे काम कराने आए हैं। आप भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, फिर हमारा क्या रेलेवेंस है? हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने 70-75 साल में इन मुद्दों पे काम नहीं किया, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि अब किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस पे काम करे। जी, 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों के चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी की शुरुआती तैयारियां क्या हैं? देखिए, पूरी तैयारी है। जैसा मैंने कहा, पंजाब में हम अपनी गवर्नेंस के दम पे दोबारा सरकार बना करके लौटेंगे, और दिल्ली में हम अपनी विचारधारा के दम पे वापस सरकार में लौटेंगे। पूरे देश में संगठन निर्माण का काम चल रहा है, पूरे देश में हम अपनी विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों को ये भी बता रहे हैं कि पिछले 75 साल में आप फुटबॉल बने रहे हो, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो खुद नहीं पहचान पाएंगे कि ये दो अलग चीज़ें हैं, वो एक जैसे ही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सेम है, शिक्षा सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने के मामले तो में फिर लोकसभा में उनके साथ हाथ मिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने आम आपको आदमी बताया, पार्टी को? लोकतंत्र किस चीज़ पे टिका होता है? लोकतंत्र टिका होता है चुनाव प्रक्रिया पे, और अगर चुनाव देश में होने बंद हो जाएंगे, अगर कोई संविधान बदल देगा हमारा, तो फिर आपके लोकतंत्र के मायने नहीं रह जाएंगे, फिर राजनीतिक पार्टियों के ही मायने नहीं रह जाएंगे। तो अगर बेसिक लड़ाई आ जाए, अगर जिंदा रहने की लड़ाई आ जाए, ये तो ऐसे हो गया ना कि अपनी ज़रूरत हुई, अब मुझे ज़रूरत लगी लोकसभा चुनाव के वक्त तो भ्रष्टाचारी नहीं है, और अब ज़रूरत अभी लग रहा है कि मैं खुद अकेले बाउंस बैक कर लूंगा तो अब वो भ्रष्टाचारी हो गई। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? कभी भी ये नहीं लगा कि भाई इसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये देश की आवाज़ थी। हमने नहीं शुरुआत की, बीजेपी ने शुरुआत की कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। ये किसने कहा? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कोई बदल देगा और हम बैठ के देखते रहेंगे? हम बाबा साहब के सिद्धांतों के लिए जान दे सकते हैं, हम ऐसे लोग हैं, हम उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, हम शहीद भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। जब देश पे बात आएगी तो फिर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, फिर हम उसके साथ खड़े हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने ऑल पार्टी मीटिंग में जाके बीजेपी को कहा था, आप गलत निर्णय लो, सही निर्णय लो, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है पूरी ताकत के साथ, लेकिन आप सरेंडर करके आ जाओगे तो फिर भी हम चुप रहेंगे। देश के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, अगर देश पे बात आएगी तो फिर कोई किसी तरीके की पार्टीबाजी नहीं है, तो फिर हम सीधे टकराव उस चीज़ से करेंगे, और वही हमने किया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन जहां मूलभूत सुविधाओं की बात है, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट हैं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सब स्टेट सब्जेक्ट हैं। जहां ये सुविधाएं देने की बात आती है, वहां आम आदमी पार्टी ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी हमने किसी स्टेट में, आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ गठबंधन किया हो हमने। तो हमको जहाँ ये पता है कि ये मूलभूत सुविधाएं देना हमारी विचारधारा है, ये हम कर सकते हैं, ये हम किसी के साथ मिलके नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम अपने दम पे पूरी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आने वाला अगला जो लोकसभा चुनाव आएगा, तब तक पूरे देश में आम आदमी पार्टी की विचारधारा होगी, और हम पूरे देश के सामने भी एक ऑप्शन रखेंगे कि आप ये बीजेपी कांग्रेस खेल के अगर थक चुके हो, अगर आपको लगता है बच्चों के लिए हेल्थ और एजुकेशन बड़ा टॉपिक है, तो फिर आपको हम तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन चुकी है, और पूरे देश में एक थर्ड विकल्प देना ये हमारी जिम्मेदारी है। लोगों ने हमसे ये कहा है कि आप नेशनल पार्टी हो, आप एक ऑल्टरनेटिव हमको दो। हम हर जगह ऑल्टरनेटिव लेके जा रहे हैं, लोगों की मर्जी है, वो जो मैंडेट देंगे सर आंखों पे। जी, एक सवाल गुजरात से, क्योंकि गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहाँ पे उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। आपके कई जो सीट है जो आपने जीता है, 2 सीट में से 1 सीट आपने जीता है, तो क्या कांग्रेस के सामने आप टक्कर देने के लिए मतलब तैयार हो चुके हैं या तैयार हो रहे हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस अब गुजरात की विकल्प बन रहे हैं क्या आप? मतलब सीधे हम विकल्प हैं, तो हम गुजरात में विकल्प हैं। हमारे वहाँ 5 विधायक हैं, हमने एक अच्छा खासा वोट बैंक वहाँ पे बनाया, अपना हासिल किया है। कांग्रेस अब गुजरात की राजनीति में इररिलेवेंट हो रही है, क्योंकि गुजरात के लोग एक बहुत लंबे समय से एक मजबूत विकल्प ढूंढ रहे थे जिसको वो बीजेपी के खिलाफ सत्ता में ला सके। कांग्रेस ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया, राहुल गांधी गुजरात में जाके ये कह के आए कि हमारे कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, मतलब उनको पता है कि उनके कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, एक आदमी नहीं निकाला। आप हमारी पार्टी में हमको कन्विंस कर दीजिए कि ये आदमी मिला हुआ है, हम उसको पकड़ के बाहर कर देंगे पार्टी से। तो अगर आपको पता है कि आपकी पार्टी में स्लीपर सेल है, आपकी पार्टी के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, स्टिल आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी भी सहमति है उस चीज़ पे। और गुजरात के लोगों को ये क्लियर मैसेज है कि अगर कोई फाइट कर सकता है,
अगर कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है और मुद्दों के आधार पे गुजरात के लोगों का भला कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमने सिर्फ यही पिक्चर प्रेजेंट की थी, हमने कुछ और नहीं किया। हमने उपचुनाव में सिर्फ इतनी पिक्चर प्रेजेंट की कि कांग्रेस के व्यक्ति को जिताओगे तो वो बिक जाएगा, बीजेपी के साथ चला जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता को जिताओगे तो वो इनसे टक्कर लेगा मजबूती से। और आप देखिए 5,000 के मार्जिन से पहले वो सीट जीती गई थी, 17,500 के मार्जिन से। उपचुनाव में नॉर्मली गवर्नमेंट के फेवर में जाता है, पर हम 17,500 के मार्जिन से वो सीट जीत के वहां पे आए। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, और तब मिला जब गुजरात के सारे मंत्री उस सीट पे प्रचार करने आए, गुजरात की पूरी सरकार, पूरा दमखम वहाँ लगा हुआ था, तब भी लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को वहाँ चुन के भेजा है। और गोपाल इटालिया विधानसभा में पहुँच गए हैं वहाँ पे। आप देखिए अब वहाँ पे आम आदमी पार्टी की आवाज़ और बुलंद तरीके से उठेगी। ईशुदान गढ़वी हैं, गोपाल इटालिया जी हैं, चैतर वसावा हैं, ये सारे अपने अपने इलाकों के, अपने अपने समुदाय के, वहाँ सामान्य लोगों के ये फेस बन चुके हैं वहाँ पे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट चुनाव में आप देखिएगा आर पार की टक्कर होगी बीजेपी के साथ, और इस बार हराएंगे गुजरात में। मैं तो ये कहता हूँ, मैं इसको एक तरीके से ये कहता हूँ कि दिल्ली का बदला गुजरात में लेंगे इस बार। अरे वाह। अच्छा, गुजरात में भी माफ कीजिएगा, गोवा में आपकी पार्टी विस्तृत कर रही है, आम आदमी पार्टी विस्तृत हो रही है, वहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए वहाँ भी अभी फिलहाल सब जगह पे जहाँ जहाँ जो हमारे एक्टिव स्टेट्स हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, वहाँ सब जगह संगठन पे काम चल रहा है। ग्राउंड पे एक एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। गोवा में अभी हमारे 2 विधायक गोवा के अंदर हैं, और गोवा में पिछली बार हमने पहली बार जब चुनाव लड़ा तो हमको ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। लोगों ने ये कहा कि आप एक ऑप्शन हो सकते हो। हमको वहाँ पे 6% से ज़्यादा वोट मिला। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब जब हम एक एक घर में जा रहे हैं गोवा के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, गोवा ने हमारे 2 विधायकों को काम करते हुए देखा है। वहाँ हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे विधायक हैं वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए उन्होंने। वहाँ वो एक अपना एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होगी तो ये गवर्नमेंट के बेसिस पे ये हर जगह पे इस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। तो ये एक मॉडल हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको लोगों ने देखा है। हमको पूरी उम्मीद है कि गोवा का जब इस बार चुनाव होगा तो लोग वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से समर्थन करने वाले हैं आम आदमी पार्टी। एक सवाल बंगाल पर भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का और ममता बनर्जी का रिश्ता जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से देखते हैं हम। तो क्या बंगाल के लिए भी कोई तैयारी चल रही है? क्या बंगाल में भी आम आदमी पार्टी जो है वो आने वाली है, और अगर आएगी तो क्या वो साथ में आएगी, या फिर जिस तरीके से बिहार में अनाउंसमेंट हुआ है कि हम अकेले आ रहे हैं, अपने दम पर आ रहे हैं, तो क्या उसी तरीके से? कुछ आपको अपने लिए सरप्राइज भी रखना चाहिए, सारी बातें आज नहीं जाननी चाहिए। दैनिक जागरण से कुछ एक्सक्लूसिव बात करते हुए कुछ ऐसा बताइए कि हमारी जो पूरे जनता है, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का संगठन निर्माण का काम चल रहा है। हमारा प्राइम मोटिव ये है कि जहाँ जहाँ हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो सब एक कड़ी में जुड़े होने चाहिए। चुनाव कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना है, ये निर्णय पार्टी लीडरशिप समय समय पे जब वो चुनाव आते हैं तो करते हैं। मुझे लगता है कि ममता जी जो एक तरीके से बीजेपी की जो विचारधारा को सीधी टक्कर दी जा सकती है, ममता बनर्जी जी बहुत मजबूती के साथ उन्होंने उसको टक्कर दी है। और जो जातिवाद का, जो धर्म के नाम पे जो जहर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको मजबूत टक्कर दिया जाना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट बने या ना बने, बल्कि इसलिए क्योंकि देश के को जो हमारा पहले विभाजित हुआ था वो भी इसी आधार पे हुआ था, इस नफरत के आधार पे हुआ था। और अगर वापस से वैसा माहौल बनाया जाएगा, अब मैं आपका 1 मिनट इसमें और लूँगा क्योंकि मुझे इंसिडेंट ध्यान आ गया कि अभी जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सब लोगों ने, पूरे देश को झकझोर दिया उस इंसिडेंट ने। सब जगह चर्चा हुई कि वहाँ धर्म के आधार पर पूछ पूछ के लोगों को मारा गया। क्यों मारा था आतंकियों ने धर्म के आधार पर पूछ के? क्योंकि उनके पास ये मैसेज चला गया कि धर्म के आधार पे डिवाइड देश के अंदर बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है? सारा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। वो आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे, उनका एजेंडा क्या था? हिंदू मुस्लिम करो, देश के अंदर दरार पैदा करो। और बीजेपी सारा दिन क्या एजेंडा लेके चलती है कि हिंदू मुस्लिम करो, देश के अंदर दरार पैदा करो। तो क्या फ़र्क है उन पाकिस्तान के आतंकियों में और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार करते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं? एक ही तो एजेंडा लेके चल रहे हैं दोनों, उन्हीं आतंकियों का एजेंडा देश में आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए बीजेपी को जहां भी मजबूत टक्कर इस नैरेटिव को कोई दे सकता है, वहां पे हमको लगता है कि वो बहुत मजबूती के साथ ममता जी वहां पे काम कर रही हैं और पूरे देश में ऐसा होना ज़रूरी है। पूरे देश में इस नैरेटिव को टक्कर दी जानी चाहिए। तो आपकी इस बात से हम कहीं ना कहीं मान लें कि आप अगर आते हैं बंगाल में तो आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी के साथ ही आएगी? नहीं, आप कयास कुछ भी लगा लीजिए। मैंने कहा कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैंने कहा कि पूरे देश में हम संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं और जहां जिस समय पे जो पॉलिटिकल निर्णय सही होगा वो पार्टी लीडरशिप उस पर निर्णय लेती है। और ये कभी भी हमारी पार्टी में कभी भी एक आदमी का डिसीजन नहीं होता है। एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, पूरी टॉप लीडरशिप उसमें आती है और समय समय पे हम जो मुद्दा हमारे सामने आता है उस पर सब बैठ के निर्णय लेते हैं और फैसला जो होता है उसी को पार्टी लागू करती है। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव होना है, तो कुछ ऐसी टॉप सीक्रेट्स आप हमसे शेयर कर सके जो तैयारियां जो चल रही हैं बिहार के लिए, और अचानक से अरविंद केजरीवाल आएंगे या फिर आम आदमी पार्टी अनाउंस करेगी कि हम बिहार के लिए ये कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि नीतीश जी जो 125 यूनिट बिजली फ्री करके और वो चाहते हैं कि वो चुनाव में मौके पे अनाउंस करके वो चुनाव में कुछ फ़ायदा ले लेंगे उसका, हम इसको ज़रूर एक्सपोज करेंगे लोगों के सामने। हम एक एक घर तक बिहार में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि 20 साल से वोट दे रहे हो, ये 125 यूनिट बिजली 2 महीने पहले क्यों याद आई नीतीश कुमार जी को? पूछेंगे लोगों से ज़रूर। और जब लोगों ने ये देख लिया कि हम पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल अब बिहार में भी लागू करने की तैयारी में? दिल्ली मॉडल बिहार में ऑलरेडी लोगों के बीच में चर्चा में है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ से झुग्गियाँ तोड़ी गई बड़े पैमाने पे, तो मैं उसका रेलेवेंस भी आपको बताता हूँ। तो बिहार के हमारे बहुत सारे भाइयों के यहाँ पे उनके घर टूट गए, उनकी झुग्गियाँ टूट गई और उनको बीजेपी ने एक तरीके से दिल्ली से बाहर भागने पे मजबूर किया, उनको धकेला दिल्ली से बाहर कि यहाँ तुम नहीं रह सकते हो, वापस जाओ। तो हम यही पूछ रहे हैं कि यहाँ तो आप बिहारी भाइयों के घर तोड़ते हो और वहाँ जाके उनसे वोट मांगोगे। हमने एक एक गाँव में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके ये सवाल वहाँ पे पूछा है और हमने इसको लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट पटना के अंदर किया था। संजय सिंह जी वहाँ गए थे, लोगों के अंदर इस बात को लेके चर्चा की है कि जो आपके बिहारी भाई को दिल्ली से भगा रहा है वो यहाँ पे आपसे वोट मांग रहा है, तो यहाँ से उसको भगाइए। बिहार के लोगों में इस बात को लेकर ज़बरदस्त रिस्पांस है और इस बात का, बिहारी अस्मिता के इस सवाल पर इस बार लोग बीजेपी को जवाब देंगे, आप देख लीजिएगा। तो आपने समझा कि आखिर आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या है, दिल्ली में बाउंस बैक करने की या फिर बिहार विधानसभा चुनाव की, या फिर बात करें अगर हम पंजाब की, हर जगह की जो भी तैयारी है वो आपने अभी सुना खुद अनुराग जी से। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आपका बहुत शुक्रिया सर। और देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।